यूके की सड़कों पर बीमारियां और गंदगी आग की तरह फैल रही थी। लगभग रोज ब्रिटेन का आम आदमी अपनी जान गंवा रहा था। जानकारी और नॉलेज के अभाव के कारण बीमार लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के काम पर जा रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। इससे बीमारियां पहले से कई ज्यादा गुना तेजी से बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार को ये मालूम पड़ गया था कि अब उनकी गंभीर रूप से ब्रिटेन के हाइजीन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि क्वीन विक्टोरिया कुछ कर पाती, एक खौफनाक बीमारी 7 समुद्र पार से ब्रिटेन आ पहुंची थी। ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें उस सदी में पूरी दुनिया में फैली हुई थी, और ऐसी ही एक ब्रिटिश जड़ थी हिंदुस्तान में, जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने नाम दिया था इंडिया। इंडिया में फैली ब्रिटिश कॉलोनीज में से एक में कॉलेरा का जन्म हुआ। यह एक दर्दनाक और जानलेवा बीमारी थी, जिससे कुछ ही घंटों में इंसान डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी के कारण अपनी जान गंवा देता था। क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बड़े स्तर पर फैसले, मिनरल्स और सोना ब्रिटेन पहुंचा रहा था, इस बीमारी का ब्रिटेन पहुंचना स्वाभाविक था। उन्हीं हजारों ट्रेडिंग शिप्स में से एक सेलर अपने साथ इंडिगो की फसलों के साथ कॉलेरा ब्रिटेन के लोगों तक ले आया था। कॉलेरा का सबसे पहला आउटब्रेक ब्रिटेन में 1832 में हुआ था, यानी क्वीन विक्टोरिया के रानी बनने के 6 साल पहले। अपने पहले आउटब्रेक में ही कॉलेरा ने ब्रिटेन को बुरी तरह झंझोड़ दिया था। 1832 से 1834 के बीच में ब्रिटेन में कुछ 40,000 लोगों ने कॉलेरा के कारण अपनी जान गंवा दी थी। 1834 के बाद अपने आप कॉलेरा के मरीजों की संख्या कम होने लगी थी। इसके कारण ब्रिटेन की सरकार इस गलत फहमी में पड़ गई थी कि कॉलेरा अब जा चुका है, लेकिन कॉलेरा अभी यूके के लोगों पर और ज्यादा कहर ढाने वाला था। 1839 में ब्रिटेन कॉलेरा की सेकेंड वेव से हिट हो चुका था। लोगों में बीमारी आग की तरह फैल रही थी। सड़क पर उफनती गटरों और नालियों के कारण कॉलेरा पहले से कई गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा था। ब्रिटिश एम्पायर के शहरों में लोग इतने भरे इलाकों में और इतनी बुरी हाइजीन में रह रहे थे कि कॉलेरा के साथ दूसरी बीमारियां भी अपनी पकड़ लोगों पर मजबूत किए जा रही थी। कॉलेरा के कारण लोगों को भयानक डायरिया हो रहा था। ये डायरिया ऐसा था कि सिर्फ कुछ ही घंटों में इंसान के शरीर का पूरा पानी बाहर निकाल देता था, और इसके बाद इंसान के बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती थी। कॉलेरा के मरीजों की चमड़ी ढीली पड़ जाती थी, उनका चेहरा सफेद हो जाता था और उनकी आंखें अंदर धंसती चली जाती थी। 1839 के सिर्फ 3 महीनों में कॉलेरा के कारण 10,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। नई बीमारी होने के कारण ब्रिटिश डॉक्टर भी कॉलेरा के सामने हार चुके थे। 1840 तक ब्रिटेन में कुल 55,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ब्रिटेन गवर्नमेंट ये समझ चुकी थी कि उन्हें लोगों में फैलती इन बीमारियों पर कुछ सख्त एक्शन लेना था। कॉलेरा के सेकेंड आउटब्रेक के समय ही ब्रिटेन में डिजीज प्रिवेंशन एक्ट पास किया गया। ब्रिटिश सरकार की जगह जगह लोकल कमेटियां बनाई, जिन पर इन बीमारियों को जड़ से हटाने की जिम्मेदारी डाली गई। 1948 में ब्रिटेन में एक और एक्ट पास किया गया, जिसका नाम था पब्लिक हेल्थ एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने एडविन चैडविक नाम के एक सोशल रिफॉर्मर को बीमारियों से बचने और शहरों में सफाई रखने के नए तरीके खोजने के काम पर लगाया, और एडविन ने ये काम बखूबी निभाया था। 1855 में एडविन चैडविक की रिसर्च के माध्यम से मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स एस्टैब्लिश किया गया। इस संस्थान ने ब्रिटेन के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाए और सीवर और पब्लिक सेसपूल्स को और बेहतर और बड़ा बनाने का काम शुरू किया। उस समय के एक साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन स्नो ने इन्फेक्टेड पानी के ऊपर एक बेहद गहरी रिसर्च की। जॉन स्नो की डिस्कवरीज के पहले ब्रिटेन के लोगों का यही मानना था कि गंदी बदबू से बीमारियां फैलती हैं। ये बात काफी हद तक सही भी थी, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि बीमारियां बिना किसी बदबू के भी लोगों में फैल सकती हैं। डॉक्टर जॉन स्नो की डिस्कवरी के चलते ब्रिटिश सरकार ने सारे खुले पब्लिक सेप्टिक टैंक को बंद करके अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम बनाने का फैसला लिया। बेहद बड़े स्तर पर अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम बनाया गया और पूरे इंग्लैंड से लाकर गंदा पानी और दूसरी गंदगियां इंग्लैंड में बहने वाली नदी रिवर थेम्स में डालने का फैसला लिया।
जल्द ही यह सिस्टम बनकर तैयार था और यूके की ओवरफ्लोइंग सीवर की समस्या अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस सीवर सिस्टम से एक नई समस्या पनपने वाली थी जो ब्रिटेन को अपनी उस सदी का सबसे बदबूदार समय देने वाली थी, और ये समय था द ग्रेट स्टिंग का। दरअसल उस समय तक नदियों के टाइडल करंट्स पर कोई गहरी रिसर्च नहीं हुई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं जानती थी कि थेम्स नदी में उनका ये वेस्ट डिस्पोजल प्रोग्राम उन्हें कितना भारी पड़ने वाला था। बात ये थी कि अंडरग्राउंड सीवेज से जो गंदगी नदी में डिस्पोज हो रही थी वो थेम्स के टाइडल पॉइंट से काफी पीछे हो रही थी। इसके कारण हर टाइड के साथ पानी बढ़ता और गंदगी और कचरा नदी के किनारों में जमा होने लगा। 1858 तक थेम्स पूरी की पूरी काली पड़ चुकी थी। पूरे इंग्लैंड से निकलती थेम्स नदी हर जगह गंदगी फेंकती जा रही थी। थेम्स नदी से निकलती जो नहरें इंग्लैंड में यहाँ वहाँ फैली हुई थी, उनका भी यही हाल था। इन सारी परिस्थितियों को और बुरा बनाने के लिए आ चुका था 1858 का गर्मी का मौसम। उस साल इंग्लैंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई थी और इसी के कारण जल्द ही थेम्स के पानी से एक बेहद बदबूदार महक पूरे इंग्लैंड में फैलने लगी थी। माहौल इतना खराब होने लगा था कि थेम्स नदी के आसपास रहने वाले लोग अपने घर की खिड़कियां भी नहीं खोल पाते थे। थेम्स नदी में होने वाली सारी प्रक्रियाओं पर रोक लग चुकी थी। वो नदी अब किसी काम की नहीं बची थी और इसी समय को ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री में द ग्रेट स्टिंग के नाम से जाना जाता है। जल्द ही मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स के चीफ इंजीनियर जोसेफ विलियम बिजालगेट इस पूरी समस्या के पीछे के लॉजिक को समझ चुके थे। वे समझ गए थे कि सही वेस्ट डिस्पोजल के लिए उन्हें कचरा थेम्स के टाइडल सेक्शन के आगे छोड़ना होगा। बिजालगेट ने सीवेज लाइन के आगे कई सारे अंडर वाटर पंप लगवाए जिससे कि इंग्लैंड का कचरा थेम्स से होते हुए सीधे नॉर्थ सी में जाने लगा। अगले कुछ महीनों तक ब्रिटिश सरकार ने कई लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर थेम्स को साफ किया और इस तरह से द ग्रेट स्टिंग धीरे धीरे खत्म होने लगा था। जब इंग्लैंड में ये सब चल ही रहा था तब 1857 में ब्रिटिश एम्पायर को 7 समुद्र पार से एक और जोर का झटका मिलने वाला था और इस झटके का नाम था द रिवोल्ट ऑफ 1857। 10 मई 1857 को भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में कुछ सैनिकों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया था। इस विद्रोह की खबर आग की तरह पूरे भारत देश में फैल चुकी थी और इसी घटना से प्रेरणा लेकर 1857 और 1858 के बीच इंडिया में जगह जगह से विद्रोह की आवाज उठने लगी। देश भर में बढ़ते विरोध को देखकर भारत के लोगों में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा था। आए दिन हर छोटे बड़े शहरों में कंपनी के ऑफिसेज और उनके सैनिकों पर हमले हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत की बागडोर फिसलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये विद्रोह ब्रिटिश एम्पायर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आखिरी समय तय करने वाला था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया के जिंदा रहते ऐसा होना नामुमकिन था। इस म्यूटिनी में कई सारे भारतीयों ने कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन उस वक्त भी अधिकतर भारतीय कंपनी के लिए ही काम कर रहे थे और इसी कारण से जून 1858 को ग्वालियर में एक रेबल ग्रुप की हार के साथ इस रिवोल्ट का अंत हो गया था। अगले ही महीने पीस ट्रीटी साइन होने के साथ ही ऑफिशियली भारत में हो रहा विद्रोह खत्म हो गया था। इसके बाद भी भारत में कुछ लोगों और गुटों ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी आवाजों को एम्पायर द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया था। क्वीन विक्टोरिया ने भारत में घटी इन घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया था। उनके आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसमेंटल कर दिया गया और इंडिया का पूरा कंट्रोल अब सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट और क्वीन विक्टोरिया के हाथ में आ चुका था। इंग्लैंड अब इंडिया को और ज्यादा गंभीरता से देखने लगा था। ब्रिटेन की अथॉरिटीज में इंडियन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट बनने लगे थे और इंडियन स्टूडेंट्स को ब्रिटेन पढ़ने बुलाया जाने लगा, लेकिन वहां भारत के लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लंबे रास्ते पर 1857 का विद्रोह पहला कदम था। आखिर क्यों क्वीन विक्टोरिया ने अपने सारे रंग बिरंगे कपड़े फेंक दिए थे? ब्रिटेन में फैली बीमारियों से कैसे वहां पर लोगों में नया लिटरेचर पनपने लगा? कैसे ब्रिटेन में भूतों को बुलाने वाली पार्टीज यानी सेंसस होने लगी? जानने के लिए सुनते रहिए विक्टोरियन एरा, ब्रिटेन का अनसुना इतिहास।